अब जो कोई SC ST में आते हैं पर IAS हैं, IPS हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, क्लास 2 ऑफिसर हैं, उनको बिल्कुल रिजर्वेशन से हटा दिया जाए। जिन्हें सच में आरक्षण की ज़रूरत है, आरक्षण का लाभ उन तक पहुँचे। जिनके जो बच्चे हैं, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, उनके हक पे वो लोग कब्जा कर रहे हैं जो ऑलरेडी संपन्न है। तो हमने यहाँ पे ये प्रपोज किया है कि SC ST OBC तीनों के अंदर जो भी कैंडिडेट्स का चयन होता है सरकारी नौकरियों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो पहले उनका चयन हो जिनकी इनकम सबसे कम है। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, ये मैकेनिज्म हमने प्रपोज किया है, जो हमारी पिटीशन को आज माननीय न्यायालय ने एडमिट कर लिया है और नोटिस इशू हुआ है। और आगे ये लंबी लड़ाई होगी और हम इसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है कि रिजर्वेस्ट जो कास्ट हैं वो चाहती है कि हमको जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन को उस तरह से मॉडिफाइड कीजिए ताकि गरीब आदमी को उसका फ़ायदा पहुंचे। मेरे साथ रीना सिंह है, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट है, जिन्होंने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। मैडम, क्या हुआ ये मामला जिस मुद्दे को लेकर आप कोर्ट में गई थी? रिजर्वेशन में क्या तब्दीली चाहते हैं आप लोग? देखिए, हमने PIL लगाई है, तो इसमें जो पक्षकार हैं वो SC और OBC कैटेगरी से हैं और बहुत वर्षों से वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिज़ल्ट भी उनके अच्छे आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको एक ये था कि भाई क्या ऐसा कारण है जिसके कारण कि हमारे मेहनत करने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो इस चीज़ को लेकर के एक जो समाज के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ थी कि भाई जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे होने चाहिए, ठीक है, जातिगत आधार पे है ही। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष एक PIL लगाई थी, जिसे आज जस्टिस सूर्यकांत जी की कोर्ट ने एडमिट कर लिया है और आज उस पर नोटिस इशू हुए। तो इसमें जो हमारे मेन मुद्दे थे वो ये थे कि भाई जो आरक्षण दिया जा रहा है उसकी हमने परसेंटेज को चैलेंज नहीं किया है और कहीं से भी हमने ये मांग नहीं रखी है कि किसी भी तरह से कि भाई जो क्राइटेरिया है SC ST OBC की परसेंटेज का, हम उसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहते। हम इसमें ये चाहते हैं कि भाई जितनी भी सीट्स हैं उन सीटों का जब एलोकेशन होता है कि भाई जैसे मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लेकर के, तो उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन उस ब्रैकेट के अंदर कि भाई जैसे 50 बच्चे हैं और उनके जो मार्क्स हैं वो 50 से 60% क्राइटेरिया में है, तो उन बच्चों का सिलेक्शन पहले हो जिनकी आय सबसे कम है। अच्छा। और दूसरा, जिनके परिवार ऑलरेडी एक अच्छे वर्ग में है सामाजिक, उन्हें उस चीज़ से आरक्षण से अलग कर दिया जाए। अच्छा, आपके जो पिटिशनर हैं, क्लाइंट है, वो SC ST OBC क्लास से हैं, स्टूडेंट है शायद जो आप करें? जी बिल्कुल। अब हालांकि वो SC ST में एक क्राइटेरिया होता है कि एक सर्टेन एज के बाद भी आप एग्जाम्स दे सकते हैं, पर जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता क्योंकि उसमें एक जो लिमिटेड है, वो एक आय वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो जो अपर इनकम वाले हैं वो वहाँ पे बेनिफिट ले जाते हैं। हालांकि जो एक मूल सिद्धांत था जिसके लिए हमारे संविधान में 1950 में आरक्षण की जो नींव रखी गई, वो ये था कि भाई जो शोषित वंचित पिछड़ा वर्ग है कि जिसका रहने का स्तर बहुत ही नीचे है, उसे कैसे आगे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और वो अभी 7 दशकों में वो चीज़ अचीव नहीं हो पा रही थी। हालांकि अभी लास्ट ईयर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का 7 मेंबर बेंच का एक ऑर्डर था जिसमें कि गवर्नमेंट से ये आग्रह किया गया था कि आप एक ऐसा मैकेनिज़्म लेकर के आइए। तो हमने अपनी पिटीशन में ये एक मैकेनिज़्म, एक फार्मूला प्रस्तुत किया है कि उन लोगों का सिलेक्शन पहले हो जी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स अचीव करने के बाद कि जिससे इनकम जिनकी सबसे कम है, और उस स्लैब के हिसाब से कैंडिडेट्स को चयनित कर लिया जाए और ऐसे सीटों को भरा जाए ताकि जो एक मूल सिद्धांत है गरीबों को उचित लाभ मिल सके। मतलब जो टारगेट है, जो लक्ष्य है रिजर्वेशन का, वो उसको पाया जाए, आपका कहना? बिल्कुल। मतलब अगर दलित क्लास के लोग हैं, उसमें भी दलित क्लास के अगर 18%, 16% रिजर्वेशन है, 15%, तो उसमें से गरीबी के आधार पर जो सबसे ज़्यादा गरीब है उसको पहले, जो उससे अमीर है उसको दूसरे, मतलब इस तरह से। बिल्कुल हमने इसको इनकम के बेसिस पे प्रायोरिटाइज किया है। क्योंकि देखिए, जो कानून ये भी है कि मदद जो सही पात्र है कि भाई जो सबसे पिछड़ा हुआ है वो सबसे पहले डिजर्व करता है मदद। तो आरक्षण में क्या है कि आप एक बेनिफिट दे रहे हैं। हालांकि जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है।
अच्छा, क्रीमी लेयर जो कहते हैं कि 8 लाख इनकम से ज़्यादा का जो व्यक्ति है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल, देखिए जो क्रीमी लेयर है वो सिर्फ ओबीसी पे लागू है, और उसमें भी ये है कि भाई जिनकी जो सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर है वो क्रीमी लेयर के दायरे में आ रहे हैं, और क्रीमी लेयर वाले उसमें एक्सक्लूड कर दिया जाए। हालांकि जो क्रीमी लेयर है वो भी SC ST में नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये प्रपोज किया है कि SC ST OBC तीनों के अंदर जो भी कैंडिडेट्स का चयन होता है सरकारी नौकरियों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो पहले उनका चयन हो जिनकी इनकम सबसे कम है। वो कैसे होगा मैडम कि सबसे कम, क्योंकि बहुत सारे लोग, वो कैसे होगा? देखिए, अगर सपोज 50 सीट हैं SC ST OBC के लिए और उसके अंदर कैटेगरीज हैं, और यहाँ पे अब ये है कि जो मिनिमम मार्क्स हैं, सपोज ST SC कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स की मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी वाले 25 बच्चे हैं कि भाई जो एलिजिबिलिटी में आ गए, अब वो नौकरियां वो तो ऑलरेडी आरक्षित हैं, अब उन सीटों को भरे जाना है, तो उन सीटों को उस कैंडिडेट का पहले चयन हो जिसकी इनकम सबसे ज़्यादा कम है, जिसके परिवार की इनकम सबसे ज़्यादा कम है, फिर उसके बाद ऐसे सीटों को भरते चले जाएं। अगर बहुत सारे लोगों की मतलब इनकम एक जैसी रही तो तब क्या रहेगा? देखिए, इसमें भी एक जो कम वाला है, ये तो एक वैसा प्रोराटा बेसिस हो गया ना कि जिसकी पहले कम है, अगर एक जैसे हैं तो उन्हें मौका मिलना चाहिए ताकि उनके परिवार को एक जो आरक्षण का लाभ है वो मिले, बजाय उसके कि जो ऑलरेडी संपन्न है पर वो SC ST OBC से ताल्लुक़ रखते हैं पर ऑलरेडी संपन्न है। अब जैसे OBC में क्रीमी लेयर कहाँ है 8 लाख के बाद, पर कोई जैसे 7 लाख किसी की एनुअल इनकम है और उसका चयन हो गया, पर जिसकी 2 लाख इनकम है OBC में उसका चयन नहीं हुआ, हालांकि मार्क्स बराबर हैं। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, ये मैकेनिज्म हमने प्रपोज किया है, जो हमारी पिटीशन को आज माननीय न्यायालय ने एडमिट कर लिया है और नोटिस इशू हुआ है। तो नोटिस कर दिया भारत सरकार को? बिल्कुल, आप भारत सरकार को और जो सभी रेस्पोंडेंट हैं उनको नोटिस इशू कर दिया है, और आगे ये लंबी लड़ाई होगी और हम इसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। तो इसमें जो आपने कहा है किन किन लोगों को बाहर निकालना है, क्या आपने कुछ स्पेशल लोगों को कहा कि रिजर्व कैटेगरी से बाहर भी रखा जाए? देखिए, रिजर्व कैटेगरी से उन लोगों को बाहर रखा जाए जो ऑलरेडी संपन्न है। अब जो कोई SC ST में आते हैं पर IAS हैं, IPS हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, क्लास 2 ऑफिसर हैं, बजाय उसके कि भाई जिनका अभी कोई भी एक चाहे क्लास 4 में भी सरकारी नौकरी में नहीं है, तो उन्हें उनके परिवारों को ज़्यादा ज़रूरत है ना कि अगर उनको एक वैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो जो उनका परिवार है वो आगे मेन स्ट्रीम में आ सकेगा और उनका लाइफस्टाइल बढ़ सकेगा। और हमने ऐसा बहुत सारा डाटा अपने पिटीशन में माननीय न्यायालय के सामने रखा। अच्छा। कि भाई जो एक जो सर्टन वर्ग है उनके घरों में जो सुख सुविधा के जो संसाधन हैं कि कितने लोगों के पास कार है, कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल है, वो हमने डाटा बेस्ड ये पिटीशन रखी है। उसमें ऐसा नहीं कि एक हमने सिंपल पूरा सरकारी आंकड़ों के आधार पे हमने पूरा डिफरेंशिएट किया है, और क्यों और अभी तक 75 सालों में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भाई एक जो आरक्षण होने के बावजूद भी कि उनको फ़ायदा मिल सके जो सच्ची में जिन्हें ज़रूरत है। जो सच्चे अर्थों में आज ही गाँव में देहातों में जो दलित है वो उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जो रिजर्व कैंडिडेट के क्रीमी लेयर से ऊपर आ गए, कुछ मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, कुछ IAS PCS है, उनके बच्चे अभी भी रिजर्वेशन ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमने इसी चीज़ को चैलेंज किया है, इस चीज़ को भी हमने रखा है कि भाई ये जो ऑलरेडी संपन्न है इन्हें बिल्कुल ही रिजर्वेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाए, इर्रिस्पेक्टिव कि उनकी कोई भी कास्ट है, SC ST हैं या OBC हैं, उनको हटा ही दिया जाए, उनको बिल्कुल रिजर्वेशन से हटा दिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर आप IAS हैं, आपकी पत्नी भी अधिकारी हैं, कहीं स्कूल में टीचर हैं सरकारी स्कूल में, तो आपको क्या आरक्षण की ज़रूरत है? आपके परिवार को तो वैसे ही सुख सुविधा मिल गई। कई लोग इस पर हंगामा होता था, इस बात पर चर्चा भी होती थी मैडम, लेकिन कई लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन आर्थिक नहीं सामाजिक है। जब तक समाज में ये जो अंतर्द्वंद है या ऊंचा नीचा है तब तक रिजर्वेशन रहेगा, उससे मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है। देखिए, अगर हम एक असल के मायनों में आज देखें तो कहाँ अंतर्द्वंद है। आज जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो खुद दलित हैं, आदिवासी, बिल्कुल हाँ ST हैं, तो कहाँ द्वंद है? जस्टिस जो हमारे हैं, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, तो ये कहाँ द्वंद है? और जो PM है वो OBC हैं। बिल्कुल, अब आप ये देखिए, हर चीज़ आपके सामने है, तो कहाँ द्वंद है? तो मेन जो ये है कि भाई जिन्हें
सच में आरक्षण की ज़रूरत है। आरक्षण का लाभ उन तक पहुँचे जिनके जो बच्चे हैं, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, उनके हक पे वो लोग कब्जा कर रहे हैं जो ऑलरेडी संपन्न है। और आप जो कह रहे हैं कि पिटिशनर भी वही उसी क्लास से आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हमने ये जो डाला है ये हमने कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं डाला। जो हमारे क्लाइंट हैं वो खुद उसी वर्ग से हैं, और एक हमारे जो क्लाइंट है वो इलेक्ट्रिशियन है, एक जो है वो हेल्पर हैं, एक की जो सालाना आय 40,000 रुपये है, एक की सालाना आय परिवार की 40,000 रुपये है, 43,000 रुपये है, 4-5 हज़ार रुपये। हाँ, और वो इतने सालों से एग्ज़ाम दे रहे हैं, अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी जब सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि उन लोगों की आवाज़ हम न्यायालय के समक्ष रखें। और हमें बेहद खुशी है कि न्यायालय ने इसे स्वीकार किया और इस पे नोटिस। कितने पिटिशनर हैं आपके पास? हमारे 2 पिटिशनर। न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, केंद्र सरकार को नोटिस कर दिया। जी। अब कब है हायरिंग आपकी? अभी रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है, क्योंकि आज ही फ्रेश मैटर लिस्ट हुआ था, पहली सुनवाई थी। देखिए। धन्यवाद रीना जी। ये थी रीना जी, जिनका कहना था कि ये जो मामला है ये वास्तव में सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय का मामला है, क्योंकि जिनके लिए रिजर्वेशन था उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। वो आज भी गाँव में गरीब है और औसत से भी कम लाइफ स्टाइल के साथ जी रहा है। अगर सच्चे अर्थों में रिजर्वेशन का लक्ष्य हासिल करना है तो गरीब को आगे बढ़ाइए, वो तभी संभव है जब कुछ ताकतवर लोग अपनी जगह छोड़े। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुंचे। नमस्कार।